गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। इस वीडियो में आज हम रिलेशंस पर कुछ थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस देखने जा रहे हैं। डीपीपी नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। शो दैट द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन द सेट ए ऑफ ऑल पॉलीगन्स। ये सेट ऑफ पॉलीगन्स है, यानी इस सेट के अंदर सारे पॉलीगन्स हैं। P1 एंड P2 दो पॉलीगन्स के बारे में बताया गया है। वो इस रिलेशन में तभी आएंगे जब P1 एंड P2 बोथ हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। यानी एक सेट है जिसमें सारे ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, सारे पॉलीगन्स हैं और उस सेट को सेट ए से रिप्रेजेंट किया गया है। अब ये जो रिलेशन है जो P1 और P2 को आपस में रिलेट कर रहा है या कनेक्ट कर रहा है, तो P1 P2 पॉलीगन्स हैं, लेकिन कौन से पॉलीगन्स हैं? वही जिनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं, वही आपस में रिलेटेड हो पाएंगे। ये रिलेशन का नेचर है। क्लियर हुआ? समझ में आया? फिर से देखें। सेट में जितने भी पॉलीगन्स हैं वो एज ए एलिमेंट हैं। ट्रायंगल भी हो सकता है, क्वाड्रिलेटरल भी हो सकता है, पेंटागन भी हो सकता है, लेकिन इस रिलेशन में वही रिलेटेड होंगे जिनकी नंबर ऑफ साइड सेम है। यानी ट्रायंगल ट्रायंगल से रिलेटेड होगा, क्वाड्रिलेटरल क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड होगा। सिर्फ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होना चाहिए, उनकी साइज जरूरी नहीं है। जैसे ये क्वाड्रिलेटरल है, रेक्टेंगल, ये भी एक क्वाड्रिलेटरल, तो दोनों रिलेटेड हो जाएंगे क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। मेजरमेंट या शेप इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ध्यान रखना है। अब पूछा क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकेंड पार्ट इसके बाद हम देखेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट का आंसर करते हैं। इक्विवेलेंस यानी रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। तो जब आप रिफ्लेक्सिव के लिए लिखेंगे तो आपको हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड होना चाहिए, यानी P1 रिलेटेड टू P1 होना चाहिए और P1 से रिलेटेड होगा जब दोनों की साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होंगी। तो एक ही पॉलीगन को अगर उसी के साथ कंपेयर करोगे तो डेफिनेटली नंबर ऑफ साइड्स इक्वल आएंगी, यानी P1 P1 से रिलेटेड है। और सारे पॉलीगन्स के लिए ये ट्रू है, इसका मतलब है रिफ्लेक्सिव है। बट लिखेंगे कैसे? तो फॉर ऑल P1 belongs to set A, P1 and P1 will belongs to R because, रीजन पहले दे सकते हो या लास्ट में दे सकते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ साइड्स विल बी सेम फॉर P1 टू इटसेल्फ कह सकते हो, है ना? ये केवल एक्सप्लेन करने के लिए, अदरवाइज तो अंडरस्टूड है। टू इटसेल्फ यानी उसके साथ P1 को अपने आप से कंपेयर करोगे तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल आएंगे। देयरफॉर R इज रिफ्लेक्सिव। ये लिखना बहुत जरूरी है लास्ट में, और ये लिखना भी जरूरी है फॉर ऑल, क्योंकि हम सबके लिए लिख रहे हैं, किसी एक के लिए नहीं। सेकंड में हमें सिमेट्रिक करना है। सिमेट्रिक में क्या करना होता है? ए बी रिलेटेड है तो बी ए रिलेटेड होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर पहले लेट P1 P2 दो एलिमेंट लेने पड़ेंगे। P1 P2 बिलोंग्स टू R। इसका मतलब क्या है? नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। अब इसका अपोजिट आपको प्रूव करना है। तो अगर P1 P2 की नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं तो चाहे P1 को पहले लिखें या P1 को बाद में लिखें, P2 को पहले लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? तो सीधा आप इसी से लिख सकते हो। देयरफॉर P2 एंड P1 बिलोंग्स टू R एज, और थोड़ा शॉर्ट कर दें, बोथ हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। या इसको पलट के लिख सकते थे, उसके बाद ये लिख सकते हो आप।
सबसे आसान है कि इसी को अपोजिट कर दो। देन कम्स इक्विवेलेंस रिलेशन, सॉरी ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिविटी में हमें क्या करना है, पहले लेना है P1 P2 बिलोंग्स टू R, फिर इसका मीनिंग निकालना है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया हुआ है, बहुत ध्यान से ट्रांजिटिविटी पर बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट करना है, उसको लेके बहुत सतर्कता से, है ना, कोई भी अननेसेसरी प्रेजेंटेशन नहीं देना है। पहला पेयर लेना है और उस पर रिलेशन लगा देना है, फिर दूसरा पेयर लेना है, इसमें आपको कुछ भी पूछा नहीं जा रहा है, ना कोई आपको एक्सप्लेनेशन, सीधा सीधा सिस्टमेटिक फॉर्मेट फॉलो करना है। पहला P1 P2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2। यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका मीनिंग, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P2 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3, और इसको नंबर 2 डाल दीजिए, इसको नंबर 1 डाल दीजिए। अब इन दोनों से क्या निकल रहा है, P1 और P3 की भी साइड इक्वल होंगी। P1 P2 के इक्वल है, P2 P3 के, तो P1 P3 के इक्वल हो जाएगा। जो एक्सियम्स हैं यूक्लिड्स, उसको एक्चुअली हमने फॉलो किया यहाँ पर। टू थिंग्स इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू ईच अदर, तो P1 और P3 की साइड्स इक्वल हो जाएंगी, यानी P1 और P3 भी R को बिलोंग करेगा। तो यहाँ पर therefore P1 P3 belongs to R, therefore R is, या एक स्टेप आप इसके पहले लिख सकते हो वैसे तो, इस स्टेप के बाद नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 एंड P3 आर इक्वल। तो यहाँ पर ये लिखने के पहले, या लिख दिया तो बाद में रीजन दे सकते, P1 P3 belongs to R एज, अरे कहाँ पहुंच गया, ये देखिए, इसको अपन हटा ही देते हैं। तो यहाँ से निकलेगा नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P1 इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ P3। रीजन क्या है, y1 एंड 2, ये लिख दो आप। दिस implies that P1 P3 belongs to R. This means R is transitive। अभी सिर्फ ट्रांजिटिव हुआ है, इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूफ नहीं हुआ है। इसके बाद लिखना पड़ेगा y1 2 एंड 3 R is इक्विवेलेंस रिलेशन, ये कंप्लीट आंसर होगा। अब इसका सेकंड पार्ट है, देखिए इसमें क्या दिया है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A related to the right angle triangle T with sides 3, 4 and 5 सेंटीमीटर। यानी जो सेट A था, जिसके अंदर सारे पॉलीगन्स थे, ऐसा आप इमेजिन कर सकते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल भी होंगे बहुत सारे, है ना। तो अब आपको ये बताना है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल जो T इसमें दिया हुआ है, T नाम से एक ट्रायंगल दिया हुआ है, मान लो ये, जिसकी साइड 3, 4 और 5 सेंटीमीटर है, इससे कौन कौन रिलेटेड होंगे ये पूछा गया है। सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ A रिलेटेड टू द राइट एंगल ट्रायंगल T whose sides are 3, 4 and 5। तो नॉर्मली बच्चे क्या लिख देते हैं, वो ट्रायंगल रिलेटेड होंगे जिनकी साइड्स 3, 4, 5 के मल्टीपल होंगे, यानी 6, 8, 10। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि साइज का कोई मेजरमेंट कंडीशन में आया ही नहीं है, शुरू में मैंने बताया था। सिर्फ वही पॉलीगन रिलेटेड होंगे जिनकी नंबर ऑफ साइड्स इक्वल हैं। तो ये ट्रायंगल है, तो सारे ट्रायंगल इससे रिलेटेड हो जाएंगे। यानी अगर कोई ट्रायंगल है R, या T2 मान लेते हैं, T2 कोई ट्रायंगल है, तो T2 भी T से रिलेटेड हो जाएगा। कोई T3 है तो वो भी T से रिलेटेड रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल होने चाहिए, तो वो कनेक्टेड हो जाएंगे, दैट्स ऑल।
तो ये इसका मीनिंग है। अब आंसर कैसे लिखेंगे? तो सेकंड का आंसर होगा ऑल दी ट्रायंगल्स। वैसे तो इतना ही सफिशियंट है। ऑफ ए विल बी रिलेटेड टू टी। वैसे तो ये सफिशियंट है। रीजन देना है तो आप रीजन में लिख सकते हैं कि एज नंबर ऑफ साइड्स विल बी 3 लिख सकते हैं, या इक्वल टू नंबर ऑफ साइड्स ऑफ टी। टी विच इज 3। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अगली क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ 1 2 3 4 5। इसी में से आपको एलिमेंट्स लेके a माइनस बी इज इवन, ये आपका रिलेशन है, और इक्विवेलेंस रिलेशन प्रूव करना है। सेकेंड पार्ट में कुछ और भी है। यहाँ से ये सेकेंड पार्ट स्टार्ट हो रहा है इसका, ये फर्स्ट पार्ट है। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट को वही पहले रिफ्लेक्सिव करेंगे। a माइनस बी इज इवन है, यानी इसमें वही आएंगे जिनका डिफरेंस पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, पिछली वीडियो में भी आप देखेंगे ऑड वाला केस था। यहाँ इवन है, a माइनस बी इज इवन। तो आप देखें यहाँ पर जब कोई भी दो नंबर लेंगे 1 और 2, क्या वो रिलेटेड होंगे? नहीं होंगे। आर में वही आएंगे जो जिनका डिफरेंस इवन है। तो अगर हम आर को लिखने की कोशिश करें, वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन 1 मिनट के लिए सोचें, तो आर में कौन कौन कनेक्ट होगा? 1 से 1 कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंस 0 आएगा। 0 इज डिविजिबल बाई 2, तो 0 को इवन कंसीडर करते हैं। 0 इज डिविजिबल बाई 2। देन 1, यानी सारे एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर 1 3 से कनेक्ट होगा, क्योंकि उनका डिफरेंस 2 है, इवन है। तो ऐसे बहुत सारे पेयर बनेंगे, इसलिए पूछा नहीं गया कि आप लिखिए। आपको केवल एक्सप्लेन करना है कि ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन है। तो जब आप रिफ्लेक्सिव करेंगे तो हर एक एलिमेंट को अपने आप के साथ कनेक्ट करना है। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, इसके सारे एलिमेंट की बात कर रहे हैं हम, जनरल। और ऑल ए बिलोंग्स टू ए माइनस ए, यहीं पर लिख ले, ए माइनस ए इक्वल टू 0 which is even. Therefore, A belongs to R. This implies that R is reflexive. कोई जरूरत नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन देने की। सेकेंड में चलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में लेट करना पड़ेगा। एक ए बी है जो आर को बिलोंग कर रहा है। अगर आर को बिलोंग कर रहा है तो ए माइनस बी इवन हो जाएगा। अब प्रूफ क्या करना है कि बी ए बिलोंग्स कर रहा है आर को, और ये कब होगा? जब बी माइनस ए इवन होगा। और अगर ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा, क्योंकि माइनस लगने से इवन और ऑड की कंडीशन नहीं बदल जाती। 2 से डिविजिबिलिटी इज द रूल। तो 4 भी 2 से डिविजिबल है और -4 भी 2 से डिविजिबल है। तो यहीं पर आप इस स्टेप के बाद सीधा इसको लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज दैट बी माइनस ए इज इवन। ए माइनस बी इवन है तो बी माइनस ए भी इवन होगा। तो बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक। लास्ट आता है ट्रांजिटिविटी। तो वही करना है, पहले लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, तो ए माइनस बी इवन हो जाएगा। बी सी बिलोंग्स टू आर, तो बी माइनस सी इवन हो जाएगा। और ए सी बिलोंग्स टू आर में ए माइनस सी, ये हमको प्रूव करना है तो थोड़ा स्पेस छोड़ना पड़ेगा।
इसको लाने के लिए, लेकिन हमें नोट करना है कि करना क्या है। तो पहले 2 स्टेप लिख ले। अब आपको प्रूव करना है a माइनस सी इवन है। देखिए यहीं पर हम कर सकते हैं, हमें लाना है a माइनस सी इज इवन। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, एक इवन के साथ दूसरा इवन ऐड होगा तो इवन आएगा राइट हैंड साइड में, और यहाँ पे ऐड होगा तो माइनस बी प्लस बी कैंसिल हो जाएगा। तो बाई एडिंग आपको मिलेगा a माइनस बी प्लस बी माइनस सी इक्वल टू इवन प्लस इवन। पहले तो सीधा सीधा लिख दीजिए, और b कैंसिल हो गया तो आ गया a माइनस सी इक्वल टू इवन। और फिर आप लिख दीजिए, या यहीं पर लिख सकते हैं सम ऑफ इवन नंबर इज इवन, है ना। पहले रीजन लिख सकते हो आप, सम ऑफ टू इवन नंबर्स, ये भी कर सकते, टू इवन इक्वल टू इवन। तो ये आपका a माइनस सी इवन आ गया। देयर फोर ए सी बिलोंग्स टू आर, देयर फोर आर इज ट्रांजिटिव, और y1 2 3 इट इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, जैसे पिछले क्वेश्चन में लिखा y1 2 एंड 3 आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। छोड़ना नहीं है इस स्टेप को, नहीं तो आधा नंबर इसी का डिडक्ट हो जाता है। तो ये था इवन नंबर को लेके। अब इसका सेकंड पार्ट देखिए, शो दैट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 1 3 5 आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो 1 3 5 में कोई भी दो ऑड नंबर को जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो रिजल्ट इवन आता है, यही आपको एक्सप्लेन करना है। द डिफरेंस ऑफ टू ऑड नंबर इज इवन, सो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट विल बी रिलेटेड टू ईच अदर। हर एक को करके नहीं दिखाना है। तो उसके सेकेंड पार्ट में हम लिखेंगे 1 3 5 है। इन 1 3 5 difference of any two odd equal to even, therefore all elements are related to each other। ये भी लिख सकते हो कि all are odd in this set, all are odd numbers and difference of any two odd is even। तो ये हो गया। फिर उसमें सेकंड में पूछा गया है कि 2 and 4 दूसरा सेट दिया है, ये भी आपस में रिलेटेड है, आर रिलेटेड टू ईच अदर, एंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ 2 and 4 आर आल्सो रिलेटेड टू ईच अदर, बट नो एलिमेंट ऑफ 1 3 5 इज रिलेटेड टू 2 4। तो ये एक्चुअल में 4 पार्ट में क्वेश्चन है। ये सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट यहाँ से आएगा और फोर्थ पार्ट यहाँ से आएगा। तो इस तरह से पार्ट बाय पार्ट हमें आंसर करना है। तो यहाँ पर ये सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। थर्ड देखते हैं। थर्ड में 2 और 4 के अंदर लिखना है। तो इन 2 and 4 all are even and difference of any two even numbers is even। 2 और 4 का डिफरेंस या 4 और 2 का डिफरेंस इवन ही आएगा। therefore all elements of 2 4, या इंडिविजुअली करके दिखा सकते हो, 2 - 4 4 - 2 इज इवन, ऐसा भी कर सकते हैं। बट बाई चांस अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बढ़ गए तो फिर यही एक्सप्लेनेशन काम करेगा, इसलिए वही यूज करना चाहिए। ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस आर रिलेटेड टू ईच अदर। देन आपस में दोनों रिलेटेड क्यों नहीं है? क्योंकि 1 और 2 को लेंगे तो ऑड आएगा, 1 और 4 को लेंगे तो ऑड आएगा, 3 2 3 4। तो एक ऑड और एक इवन जब होता है तब इवन नहीं आता। ऑड और ऑड का डिफरेंस इवन है, इवन और इवन का डिफरेंस इवन है, लेकिन ऑड और इवन का डिफरेंस
देखिए आप, ऑड आ रहा है, इवन नंबर नहीं आ रहा है। तो वही लिखना है कि सिंस डिफरेंस ऑफ odd and even is odd number, therefore no element of 135 is related to any element of 2, 4। इस तरह से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ए लेस और इक्वल टू बी दिया है यहाँ पर। सेट क्या है, रियल नंबर्स, और रिलेशन क्या है, ए लेस और इक्वल, या तो लेस होना चाहिए या इक्वल। तो रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव है बट सिमेट्रिक नहीं है। तो पहले रिफ्लेक्सिव को देख लेते हैं, क्योंकि हर एक एलिमेंट अपने आप के इक्वल होता है, लेस तो नहीं होता लेकिन इक्वल जरूर होता है। बी की जगह ए रख दीजिए तो आप देख सकते हैं ए इक्वल टू ए, तो वही लिखना है। और ऑल ए बिलोंग्स टू आर, ए इक्वल टू ए, तो ए बिलोंग्स टू टी, आर की जगह यहाँ पर टी लिखना है, ठीक है ना। ए बिलोंग्स टू द रिलेशन टी, क्यों है, क्योंकि ए इक्वल टू ए है, दोनों में से कोई एक रिलेशन भी है तो वो रिलेटेड कहलाएगा। ए इक्वल टू ए, देयरफॉर टी इज रिफ्लेक्सिव। अब चलते हैं सिमेट्रिक के लिए। तो सिमेट्रिक में पहले हमें लेना पड़ता है ना, एक कंडीशनल है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, तो अपन ने, या टी है यहाँ पर, ये बात ध्यान रखें, कई बार सेट का टाइटल चेंज कर देते हैं, मोस्टली आर रखते हैं बट एस टी भी आ जाता है, कभी कभी कुछ भी आ सकता है, तो उसका ध्यान रखना है। तो लेट ए बी बिलोंग्स टू टी, इसका मतलब क्या होगा, ए विल बी लेस आर इक्वल टू बी, रिलेशन से सीधा कॉपी कर लेना है। अब आपको प्रूव करना है कि बी ए बिलोंग्स टू टी, लेकिन उन्होंने कहा है कि ये सिमेट्रिक नहीं है, ये भी ध्यान रखना है कि प्रूव क्या करना है। यानी सिमेट्रिक नहीं है तो आप ए माइनस ए लेस देन बी है, इसका ये मतलब नहीं है कि बी ए से छोटा हो या इक्वल होगा। कुछ केसेस में इक्वल हो सकते हैं जैसे 2 और 2, लेकिन यहाँ पर दो डिफरेंट एलिमेंट की बात हो रही है। और ये सारे केसेस में जब भी आप देखेंगे, जैसे 2 4 से लेस है तो 2 और 4 कनेक्ट हो जाएंगे, लेकिन 4 2 कनेक्ट नहीं होगा। तो इसलिए जनरल लिखने की बजाय बेहतर ये है कि हम एक एग्जाम्पल से दे दें, वो ज़्यादा ईजी है। हमेशा जब आप नोट करते हैं तो एग्जाम्पल देने की कोशिश करिए। तो आप सीधा लिख दीजिए 2 लेस देन 4, therefore 2, 4 belongs to T, but 4 is not less than 2, और इवन इक्वल भी नहीं है, इक्वल तो खैर होगा ही नहीं, डिफरेंट नंबर है। therefore 4 2 does not belongs to T, therefore T is not symmetric। इस तरह से हम नॉट सिमेट्रिक के लिए एक एग्जाम्पल सफिशियंट है। ट्रांजिटिव अगेन प्रूव करना है आपको कि ये ट्रांजिटिव है, तो फिर एग्जाम्पल की बजाय हमें क्या करना पड़ेगा, उसके सपोर्ट में जनरल एक्सप्लेनेशन, जैसे ये दिया हमने, कोई भी एलिमेंट नहीं लिया, वैसा आंसर देना पड़ेगा। तो अगेन उसमें भी हमें दो पेयर लेना है। पहले लेट ए बी बिलोंग्स टू टी, मतलब ए लेस और इक्वल टू बी है, क्योंकि अलग अलग नंबर हैं तो इक्वल तो हो नहीं सकते, तो लेस ही माना जाएगा। एंड बी सी बिलोंग्स टू टी, तो बी क्या हो जाएगा, लेस और इक्वल टू सी हो जाएगा। ये दोनों आपको मिल गए। अब आपको इन दोनों से ए लेस और इक्वल टू सी दिखाना है, तो सिंपल है, ए बी से छोटा है, बी सी से छोटा है, तो ए सी से छोटा होगा ही, इक्वल तो है ही नहीं, डिफरेंट है, तो वो केवल एक कॉपी करने के हिसाब से बता रहा हूँ, अदरवाइज लेस देन ले सकते हैं आप। तो बाई 1 and 2, इसको 1 डाल दीजिए, इसको 2 डाल दीजिए, बाई 1 and 2 ए लेस देन सी, इक्वल तो हटा ही दें,
या लगा भी दिया तो रॉन्ग नहीं है, बेसिकली दोनों डिफरेंट एलिमेंट है तो इक्वल नहीं आना चाहिए। तो a लेस देन b लेस देन c implies a लेस देन c, तो ac belongs to t, therefore t is transitive। अब ये सिर्फ ट्रांजिटिव हुआ है, लास्ट में क्या लिखोगे आप, बाई 1 2 एंड 3 t is इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये क्वेश्चन था जिसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रूव करना है, तो हर एक एलिमेंट अपने आप से इक्वल होगा, इसलिए रिफ्लेक्सिव है। 2 4 रिलेटेड है बट 4 2 नहीं है, क्योंकि उनके बीच में कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, तो नॉट सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव में डिफरेंट एलिमेंट है, आप कोशिश करिए है ना, इसको इक्वलिटी के साइन को हम ना ही लें, क्योंकि हम अलग अलग दिखा रहे हैं, है ना। ए लेस देन, कंफ्यूजन ना हो आपको, ए लेस देन बी आएगा, फिर हम यहाँ पर ले लेंगे बी लेस देन सी, वही बेहतर है, कंफ्यूजन की स्थिति मत रखिए। ए लेस देन सी, ठीक है। तो ये ट्रू है, इसलिए ये ट्रांजिटिव है, लेकिन लास्ट में ट्रांजिटिविटी करने के बाद ये लिखना बहुत जरूरी है, बाय ऑल दी 3 पॉइंट्स द रिलेशन इज इक्विलेशन रिलेशन। नेक्स्ट देखते हैं, कोरिलेशन R1 डिफाइंड टू बी, ये हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था इसका एक पार्ट, लेकिन यहाँ तीनों पार्ट डिस्कस कर रहे हैं, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। 1 + AB ग्रेटर देन 0, ये रिलेशन है, और सेट क्या है, रियल नंबर। तो पहला रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए हर एक एलिमेंट अपने आप के कनेक्टेड, यानी बी की जगह ए रख दीजिए, क्या ये सेटिस्फाइड कर रहा है 1 + A² ग्रेटर देन 0 है क्या, ये आपको प्रूव करना है। तो पहले आप लिखेंगे फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r, यानी सारे रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी रियल नंबर लेंगे आप, जब आप उसका स्क्वायर कर देते हैं तो वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाता है, चाहे माइनस हो, प्लस हो, फ्रैक्शन हो, रूट हो, स्क्वायर करने पर जो वैल्यू आती है वो या तो पॉजिटिव आती है या 0 का स्क्वायर 0 आता है, इसलिए इक्वल टू 0 भी लिखना पड़ता है। नॉर्मली नॉन जीरो वैल्यूज का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, तो ये सभी के लिए है। अब अगर ये 0 है या 0 से ग्रेटर है और इसमें आपने +1 कर दिया, तो डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब ये इक्वल 0 नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें +1 करोगे तो अगर वो 0 के इक्वल भी रहा तो +1 होने से ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। इट मीन्स ए बिलोंग्स टू R1, यहाँ पर तो R ही रहेगा क्योंकि ये रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन ये R1 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये सेट R है रियल नंबर्स, और ये रिलेशन R1 है, मैंने जानबूझ के उसको R1 रखा है क्योंकि ये डिफरेंस भी हमें समझना होता है रिलेशन और सेट में। देयरफॉर R1 इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक के लिए देखते हैं, तो सिमेट्रिक के लिए आपको क्या करना है, ठीक से समझना है, ए बी लेके रखना है, लेट ए बी बिलोंग्स टू R1, और तुरंत उस पर रिलेशन लगा देना है। अब उसका उल्टा आपको करके दिखाना है, यानी बी ए होना चाहिए इसके अंदर, और ये कब आएगा, जब इसका अपोजिट होगा, क्या होगा, 1 + BA। तो 1 + BA अगर आ गया ग्रेटर देन 0, तो उससे ये निकल आएगा, ए बी की जगह बस BA रखना है, तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि ए बी इक्वल टू BA, रीजन प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव। इसका प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर्स, तो उससे ये आ गया, यहाँ से ये आ गया, और इससे क्या निकल के आया, R1 इज सिमेट्रिक। इस तरह से ठीक से समझते चलें पॉइंट टू पॉइंट। ए बी लिया तो ये रिलेशन आया, अपोजिट चाहिए हमको बी ए, वो जब आएगा जब B × A होना चाहिए,
और ए बी की जगह बी ए लिख सकते हैं हम, तो पुट कर दिया, या आप कर सकते हो पुट ए बी इक्वल टू बी ए, रीजन वहाँ पर दिया हुआ है। थर्ड में देखते हैं ट्रांजिटिव में। अब यहाँ पर नॉट ट्रांजिटिव लिखा हुआ है, ये भी देख लें, क्वेश्चन को याद रखना, ये नहीं हो कि आप ट्रांजिटिव प्रूव करके चले जाएं फ्लो में और क्वेश्चन में पूछा है नॉट ट्रांजिटिव, तो ध्यान रखना है। अब नॉट ट्रांजिटिव के लिए आपको ए बी सी की वैल्यूज पता होना चाहिए जो सेटिस्फाइड नहीं करती हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने बताया हुआ है इसका सेट, आप अपने मन से कोई भी वैल्यू रख के ट्राई करेंगे तो टाइम वेस्ट होगा। बेहतर ये है कि आपको कुछ पर्टिकुलर वैल्यूज याद हों। तो ए इज़ -1, बी इज़ 1/2 एंड सी इज़ 1। तो जब आप ए बी के लिए देखोगे, या तो सीधा सीधा आंसर ही कर दो, जनरल रहने दो, आप तो सीधा लिखो -1 इंटू 1/2, 1 प्लस करेंगे जब तो ये हो जाएगा 1 minus 1/2 equal to 1/2 which is greater than 0. This implies that -1 and 1/2 belongs to relation R1, क्योंकि उन दोनों को वहाँ पर रखने पर वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब 1/2 और 1 को देखिए, तो 1/2 इंटू 1 और 1 प्लस उसके अंदर सीधा ही रख के देख लीजिए, तो 1 प्लस 1/2 आ रहा है, दिस इज 3/2 ग्रेटर देन 0, तो 1/2 एंड 1 बिलोंग्स टू R। लेकिन -1 और 1 लेंगे तो माइनस, पहले +1 है, पहला -1 है, फिर +1, तो -1 इंटू +1 और 1 के साथ रखा, तो दिस इज कमिंग 1 - 1 इक्वल टू 0, इट इज नॉट ग्रेटर देन 0। इट मीन्स -1 and 1 does not belongs to R, sorry R1, रिलेशन है R1, therefore R1 is not ट्रांजिटिव। अब इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकते हैं, प्रूव दैट दिस इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। तो तीनों में से कोई भी एक फेल हो गया मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखें। नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन में कोई एक भी अगर तीनों में से फेल है और उसका एग्जाम्पल आपने अगर दे दिया तो सफिशियंट है, फिर और कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट देखते हैं, so that if R and S are two equivalence relation on set A, then their intersection is also an equivalence relation on A। ये थोड़ा सा हायर लेवल का ही क्वेश्चन है, ठीक से समझेंगे। एक A सेट है जो कि दिया नहीं है आपको, तो आपको लेट करना है। इसके अंदर ले लिया हमने 3 एलिमेंट A B C, और 2 इक्विवेलेंस रिलेशन आपको इमेजिन करने इसके अंदर R एंड S। तो आपको मालूम है इक्विवेलेंस होने के लिए A से कनेक्टेड होना चाहिए, बी बी से, सी सी से, और फिर सिमेट्रिक करने के लिए ए बी का बी ए होना चाहिए, तो ये ले लिया, तो आपका रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक हो गया। अब ट्रांजिटिव कब होता है, ए बी से कनेक्टेड है, बी ए से कनेक्टेड है, तो ए बी कनेक्टेड है, यानी ये ट्रांजिटिव भी है। दूसरा ये भी समझ सकते हो कि ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पर ए बी बी सी कनेक्टेड है और ए सी कनेक्टेड ना हो, तो भी ये ट्रांजिटिव है। आपके पास कोई काउंटर एग्जाम्पल नहीं है प्रूव करने के लिए, जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने प्रूव किया। तो दिस इज बेसिकली अ इक्विवेलेंस रिलेशन। और इसी तरह से एस एक और लेना है, तो पहले उसमें ए बी बी तो लेना ही पड़ेगा, और सी सी। अब डिफरेंटनेस दिखाने के लिए हम यहाँ बी सी और सी बी ले लें, तो आर और एस दो डिफरेंट इक्विवेलेंस रिलेशन हो गए। अब इनका इंटरसेक्शन देखिए, तो पहले आप लिख दीजिए लेट ए देन आर एंड एस आर इक्विवेलेंस रिलेशन। अब आपको इंटरसेक्शन लेना है, तो आर इंटरसेक्शन एस में आपको क्या मिलने वाला है, ए बी बी और सी सी, बस। ए बी बी ए नहीं मिलेगा, बी सी सी भी नहीं मिलेगा, और ये तीनों कनेक्टेड है मतलब रिफ्लेक्सिव है। ए का उल्टा ए, बी का उल्टा बी, सी सी का अपोजिट सी सी, वो भी प्रेजेंट है मतलब सिमेट्रिक है। और ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं है जहां पर आप ये बता सके कि ट्रांजिटिविटी
फेल हो रही है, मतलब ट्रांजिटिविटी भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। ये पॉइंट बहुत ध्यान से समझें। अगर आपके पास एग्जाम्पल नहीं है प्रूफ डिसप्रूव करने के लिए या फॉल्स प्रूफ करने के लिए, तो अंडरस्टूड माना जाएगा कि वो ट्रांजिटिव रिलेशन है। तो अब ये आपको बताना है कि ये भी इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसके लिए वही लिखेंगे कि दिस दैट आर इंटरसेक्शन एस सेटिस्फाइंग, शॉर्ट में लिख दें सेटिस्फाइंग ऑल थ्री कंडीशंस। या तो एक एक करके बताइए, मैंने एक्सप्लेन कर दिया, कर सकते हो आप। कंडीशंस ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, दैट इज, उसी को शॉर्ट में, फॉर ए बिलोंग्स टू ए belongs to R intersection S. Therefore, it is reflexive. A belongs to R intersection S implies उसका उल्टा A belongs to R intersection S. So it is symmetric. और इसी तरह से there is no example to disprove transitivity. Therefore, R intersection S is transitive. Hence, R intersection S is इक्विवेलेंस रिलेशन। अब इसका सेकंड पार्ट है कि यूनियन होगा तो क्या होगा, क्या आर यूनियन एस भी इक्विवेलेंस होगा? तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है मैंने यहाँ पर, आर यूनियन एस इज नॉट एन इक्विवेलेंस रिलेशन। उसी को मैं देख लेता हूँ, आर यूनियन एस में क्या क्या आएगा, ए बी बी सी सी, ए बी ए बी सी बी, ये सारे हमने रखे हुए थे। ये आपका यूनियन हो गया। अब इसमें देखिए हर एक एलिमेंट अपने आप से कनेक्टेड है, मतलब रिफ्लेक्सिव है। ए बी का बी ए है, बी सी का सी बी है, तो सिमेट्रिक भी है। कोई भी ऐसा नहीं है जिसको फेल कर रहा है। सिर्फ ट्रांजिटिविटी के लिए हमको ए बी सी है बट ए सी नहीं है। ए बी और बी सी के लिए ट्रांजिटिव प्रूव करने के लिए ए सी आना होना चाहिए, जो कि नहीं है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है, तो नॉट अ इक्विवेलेंस रिलेशन। तो मैं पहला और दूसरा आपको छोड़ दे रहा हूँ, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव लिख लेंगे। थर्ड के लिए बता देते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, बी सी बिलोंग्स टू आर यूनियन एस, बट ए सी not belongs to R union S. Therefore, this is not transitive. Hence, it is not equivalence relations. तो ये कुछ थोड़े से हायर लेवल के क्वेश्चंस हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन पर बेस्ड हैं। बहुत अच्छे से करेंगे आप। और भी कई क्वेश्चंस हैं जिनको मैं DPP 3 में दे रहा हूँ। ये तो मैंने कुछ 5-6 क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे हुए हैं, कुछ और भी हैं, बड़ी आसानी से उनको आप समझ सकते हैं, कर सकते हैं। कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। तब तक प्रयास करते रहें, कोशिश करते रहें। थैंक यू। ये थोड़ा लंबा हो गया है।